अरे बीजेपी सरकार मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर कम से कम निष्पक्षता का, न्यूट्रलिटी का ढोंग तो कर लेते। रात 11:30 बजे फरमान जारी होता है कि देश को मिल रहा है नया मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार। राहुल गांधी, जो कि उस समिति का हिस्सा थे, उन्होंने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की है। राहुल कह रहे हैं कि 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था इस मुद्दे पर। आप तब तक रुक सकते थे, मगर आखिर क्या वजह है उससे पहले ही मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाती है? क्या छुपाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी सरकार? और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है, यानी ज्ञानेश कुमार, क्या आप जानते हैं कि ये देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं? राहुल गांधी ने क्या आपत्ति दर्ज की है और राहुल गांधी की कौन सी भविष्यवाणी सही साबित हुई है, उसका मैं जिक्र करूंगा दोस्तों। मगर सबसे पहले हाथ कंगन को आरसी क्या, ये ज्ञानेश कुमार कौन है, ये मैं आपको सबसे पहले बतलाना चाहता हूं दोस्तों। ज्ञानेश कुमार, जो कि अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं दोस्तों, और इनकी क्या खासियत है, ये मैं आपको बतला रहा हूं। सवाल ये दोस्तों, कौन है ज्ञानेश कुमार? आपके स्क्रीन पर पहला, वो मई 2022 से अमित शाह के नेतृत्व वाले मंत्रालय में सचिव थे। ज्ञानेश कुमार ने गृह मंत्रालय में कुल 5 साल बिताए। पहले मई 2016 से सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव के रूप में, और फिर सितंबर 2018 से अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के तौर पर। अतिरिक्त सचिव रहते हुए वे जम्मू कश्मीर डेस्क संभाल रहे थे जब अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया था। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक जब संसद में अनुच्छेद 370 खत्म करने वाला बिल पेश किया जाना था, तो वो अक्सर अमित शाह के साथ संसद जाया करते थे। तो बड़ा सवाल, जो व्यक्ति देश के गृह मंत्री से इतना करीबी था, क्या भारतीय जनता पार्टी को वही व्यक्ति मिला मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर? अरे भाई, ये सवाल तो किया जाएगा ना, क्या आपको नौकरशाहों की पूरी बटालियन में एक भी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं मिला? आपको वही व्यक्ति मिला जो अमित शाह के इतने करीबी हैं। यह सवाल तो उठाया ही जाएगा ना। राहुल गांधी ने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए इस पर अपनी राय जाहिर की है। इंतजार कीजिए, क्योंकि मैं आपको बतलाने वाला हूं कि राहुल गांधी की कौन सी भविष्यवाणी सही साबित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि किस तरह से चुनाव आयोग नतमस्तक हो गया है भारतीय जनता पार्टी के सामने पिछले कई सालों में। सबसे पहले दोस्तों, राहुल गांधी ने कड़े शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए इस फैसले का किस तरह से विरोध किया है, आपकी स्क्रीन पर। राहुल कहते हैं, अगले चुनाव आयुक्त के चयन के लिए बनी समिति की बैठक में मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को असहमति नोट सौंपा। उसमें मैंने लिखा कि एक स्वतंत्र चुनाव आयोग जो कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त हो, उसकी सबसे बुनियादी शर्त यही है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष हो। लेकिन मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए इस समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया। यह कदम देश के करोड़ों मतदाताओं की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर चिंताओं को और बढ़ा देता है। विपक्ष के नेता यानी एलओपी के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बाबा साहब अंबेडकर और हमारे देश के संस्थापक नेताओं के आदर्शों की रक्षा करूं और सरकार की जवाबदेही तय करूं। ऐसे में जब इस समिति की संरचना और चयन प्रक्रिया खुद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई हो और 48 घंटे के भीतर इस पर सुनवाई होनी हो, तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आधी रात का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का फैसला न सिर्फ अनुचित है बल्कि असम्मानजनक भी है। बार बार भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों करती है? बार बार बीजेपी इस तरह से संविधान का अपमान, लोकतंत्र की धज्जियां क्यों उड़ाती है? क्या वो 48 घंटे के लिए नहीं रुक सकते थे? क्या वो इंतजार नहीं कर सकते थे? इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात, भाजपा इस सवाल का जवाब देना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 लोग करेंगे, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपने इससे पलट दिया, क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से उस नियुक्ति पर कब्जा भाजपा का चाहते थे, और आपके सामने तमाम मिसालें हैं जिसका जिक्र मैं करने वाला हूं। मगर सबसे पहले याद कीजिएगा राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी ने कहा था कि भाई, मैं उस समिति का हिस्सा हूं, मैं उस समिति में जाकर क्या करूंगा? क्या मुझे सिर्फ मोहर लगानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर, और फिर अनर्गल काम किए जाते हैं और चुनाव आयोग पूरी तरह से उस पर खामोश रहता है। याद कीजिएगा, संसद में राहुल गांधी की कौन सी भविष्यवाणी सही साबित हुई थी? सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
request for them to fulfill. The reason I am saying this, sir, is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is a question, sir. This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2 to 1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि चुनाव आयोग पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अचानक वोटर्स लिस्ट जो हैं वो कटने लगती हैं, जिसका नुकसान विपक्षी पार्टियों को होता है। अचानक वोटर्स ऐड कर दिए जाते हैं, जिसको लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है। याद होगा आपको, राहुल गांधी ने 3 सवाल महाराष्ट्र के संदर्भ में किए थे। उनके साथ संजय राउत और सुप्रिया सुले थे। आज तक उन सवालों का जवाब नहीं दिया गया है। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। आपको याद है उनके क्या सवाल थे? आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी ने जो 3 सवाल पूछे थे वो कुछ इस तरह से थे दोस्तों। सवाल नंबर 1, 5 साल में महाराष्ट्र में जितने वोटर्स लिस्ट में जोड़े गए थे उतने 5 महीने में जोड़े गए, जो कि हिमाचल की आबादी के बराबर है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच ये वोटर कौन थे और कहां से आए? यानी कि सीधे तौर पर यहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकसभा में, याद है आपको, भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। बीच में 5 महीने का वक्त था। इसमें हजारों की तादाद में जो है वोटर्स जोड़े गए, और जितने वोटर्स जोड़े गए थे ये पिछले 5 साल में नहीं जोड़े थे। तो ये वोटर्स कहां से आए? पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल, महाराष्ट्र के अडल्ट पॉपुलेशन की संख्या है 9.54 करोड़। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। आप बताइए, जो वयस्कों की आबादी है उससे ज्यादा वोटर्स कैसे हो सकते हैं? सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं, इसका जवाब अब तक नहीं मिला। और तीसरा और अहम सवाल कांति विधानसभा को लेकर था। कांति विधानसभा में जितने वोटर्स जोड़े गए वो सब के सब भाजपा के पास गए, भाजपा के खाते में गए। ये 90% का स्ट्राइक रेट कैसे होता है, यह सवाल राहुल गांधी ने किया था। राहुल गांधी का वो तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। कांति विधानसभा, यहां कांग्रेस को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिले, विधानसभा में 1.34 लाख वोट मिले, और हम लोकसभा चुनाव जीते थे। इस विधानसभा में 35,000 वोटर्स जुड़े, और ये सारे 35,000 वोटर्स भाजपा के खाते में जाते हैं। ये एक उदाहरण है, और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पर कांग्रेस, शरद पवार एनसीपी और उद्धव सेना को हार का सामना करना पड़ा था। सबसे बड़ी बात, आपके स्क्रीन पर विनोद तावड़े पैसे के साथ पकड़े जाते हैं। क्या एक्शन लिया गया? सबसे बड़ी बात, शिंदे सेना का एक विधायक करोड़ों रुपए के साथ, 2 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा जाता है। क्या एक्शन लिया गया? कुछ नहीं। देवेंद्र फडणवीस, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके एक करीबी के पास शराब थी। क्या एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं। और उस सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। हुआ क्या? महाराष्ट्र के चुनावों को मुलतवी कर दिया गया। क्यों? ताकि लाड़की बहन योजना के तहत औरतों को पैसा पहुंचाया जाए। क्या एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं। दिल्ली चुनावों में क्या हुआ दोस्तों, याद है आपको? दिल्ली चुनावों में वोटिंग होती है, यह आंकड़ा जारी कर दिया जाता है, मगर 48 घंटे तक, यानी काउंटिंग से महज 12 घंटे पहले ये लोग जारी करते हैं विस्तृत आंकड़ा। खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। चुनाव आयोग पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा के नेता चाहे जितना जहर उगलते रहें, इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। इन पर कोई कार्रवाई ये लोग नहीं करते हैं। और जब एक अशोक लवासा कार्रवाई करता है
तो उसके पूरे परिवार को इनकम टैक्स विभाग अपने लपेटे में ले लेता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके परिवार के सदस्यों के फोन्स में पेगासस जो है वो उसके जरिए निगरानी की जाती है। इस तरह से पूरी व्यवस्था, पूरी मशीनरी जो है ना, बेबस है। आपको याद है जब मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तब क्या हुआ था? तब आपको अच्छे से याद होगा दोस्तों कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नेता अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलके, इलाके के डीएम्स के साथ मिलके अपने मन मुताबिक फैसला कर लेते थे। चुनाव आयोग खामोशी के साथ पूरा तमाशा देखता रहता था। आपको यह भी याद होगा दोस्तों लोकसभा चुनावों में क्या हो रहा था। आपको याद है एक व्यक्ति ने, गुजरात में यह घटना हुई थी, एक व्यक्ति ने वहां पर जो ईवीएम था वहां से वो पूरी फेसबुक में लाइव कर रहा था वो, और फिर एक और व्यक्ति, ये उत्तर प्रदेश की मिसाल थी, उसने 5 जगहों पर वोट डाले थे और ये सब उसने अपने कैमरे में कैद किए थे। और दिलचस्प बात यह, ये सारी घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में हो रही थी। और फिर आपको वो भी याद होगा दोस्तों कि किस तरह से एक व्यक्ति ने भोपाल में अपने बच्चे को गोद में बिठाकर वोटिंग की थी। ये सब हो रहा था दोस्तों, और ये वो चंद मिसाल थी जो हमारे सामने आई। वोटर्स लिस्ट के साथ खिलवाड़, लोगों के नाम हटाए जाते हैं, लोगों के नाम जोड़ दिए जाते हैं। और ये वो चुनाव हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, जहां 500 वोटों से, 50 वोटों से जीत और हार का फर्क या जीत और हार का अंतर सामने उभर कर आता है। और यहां पर एक व्यक्ति जो पकड़ा गया है वो 5-5 जगह पर वोट डाल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरी तरह से भाजपा के सामने नतमस्तक हैं, चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के सामने नतमस्तक हैं, डीएम्स नौकरशाह पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, वहां पर क्या हाल होगा? यह सब हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों? आप 48 घंटे नहीं रुक सकते, जबकि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। बार बार यही किया जाता है और मैं समझना चाहता हूं क्यों। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होकर यह बातें कहते हैं कि भाई हमारी वजह से जो है विपक्ष को चुनाव आयोग की नियुक्ति में जगह मिली। प्रधानमंत्री एक आसान से सवाल का जवाब दे दे, 2014 से पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में इतना बवाल होता था? चुनाव आयोग पर इतना सवाल आप उठाते थे? कभी आपने उठाया है? बताइए। सरकारें 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपने कितनी बार उस वक्त के चुनाव आयुक्तों पर सवाल उठाया कि ये खुलकर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं? कितनी बार उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठाया गया? मुझे तो एक भी याद नहीं पड़ता प्रधानमंत्री। और अब देखिए क्या हो रहा है। थके हुए, वाहियात और घटिया शेर पढ़ के अपनी जिम्मेदारी से बचकर निकल जाते थे माननीय राजीव कुमार, और इनका वो अंदाज़े बयां बिल्कुल वैसा ही था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वही हो रहा था दोस्तों। क्यों हो रहा था मैं समझना चाहता हूं। और अब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति, सवाल तो उठेंगे। 48 घंटे आप रुक सकते थे, मगर आपने रुकना सही नहीं समझा। यही वजह है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर उग्र हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस मुद्दे पर कांग्रेस की विस्तृत राय क्या है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, क्योंकि यह मामला और इसकी बारीकियां इन शब्दों में छुपी हुई हैं। आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस की राय। आधी रात में जल्दबाजी में सरकार ने नए केंद्रीय चुनाव आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी। यह हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में साफ कहा है कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को निष्पक्ष होना चाहिए। संशोधित कानून के तहत सीईसी चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया, लेकिन सरकार को 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक इंतजार करना चाहिए था। जल्दबाजी में बैठक बुलाकर चुनाव आयोग की नियुक्ति करना साफ दिखाता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की जांच से बचना चाहती है और कोई ठोस आदेश आने से पहले ही फैसला लेना चाहती है। सरकार का यह गैर जिम्मेदाराना रवैया उन शंकाओं को और पुख्ता करता है जो लोग लगातार जता रहे हैं कि सत्ताधारी दल चुनावी प्रक्रिया को कमजोर कर रहा है और अपने फायदे के लिए नियम तोड़ मरोड़ रहा है। चाहे वो फर्जी वोटर लिस्ट हो, बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला चुनावी स्केड्यूल हो या ईवीएम हैकिंग की चिंताएं,
सरकार और उसके नियुक्त किए गए सीईसी लगातार संदेह के घेरे में हैं। विपक्ष के नेता ने बिल्कुल सही कहा कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक रोका जाना चाहिए था, ताकि संविधान के मुताबिक सही प्रक्रिया का पालन हो सके। ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में हम ये शर्मनाक मिसाल देख चुके थे। यह आदमी लोकतंत्र की चोरी कर रहा था। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व सीजेआई माननीय चंद्रचूड़ ने अपना गुस्सा जाहिर किया था, मगर इस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं। यह बाद में फिर आ गया था अराजकता मचाने, कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई। इस तरह की ढेरों मिसालें सामने उभर कर आती रही हैं। मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या नहीं हो रहा था, और ये तो वो मिसालें हैं जो पकड़ी गई। कितनी बड़ी तादाद में यह सब हो रहा होगा, सोचकर भी सिहरन पैदा होती है। और इस साल के अंत में बिहार चुनाव है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव है, पंजाब के चुनाव है। क्या खेला होने वाला है, सोचकर भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों। जवाबदेह तो बनना पड़ेगा। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी पड़ेगी, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जवाब देना पड़ेगा, सवाल किए जाएंगे, जवाब देना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।